जंग के बीच हमास का बड़ा दावा सामने आया है। गाजा के बैप्टिस्ट अस्पताल पर बड़े हमले का दावा हमास की ओर से किया जा रहा है। हमास का दावा यह है कि अस्पताल पर इस हमले में 500 लोगों की मौत हुई है। हमास ने इजरायल के ऊपर हमले का ये आरोप लगाया है और दावा यह किया है कि हॉस्पिटल को टारगेट किया गया है। बैप्टिस्ट हॉस्पिटल जो कि गाजा में मौजूद है, वहां पर अटैक इजरायल की ओर से, और इस अटैक में 500 लोगों के मौत का दावा हमास की ओर से किया गया है। जहां लगातार तेल अवीव और इजरायल के कई शहरों में भी रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़े अटैक की खबर, हमास का दावा यह है कि हॉस्पिटल को टारगेट किया गया है इजरायल की ओर से, और इसमें 500 लोगों की कैजुअलिटी, 500 लोगों के मौत की खबर है। कुल मिलाकर के बड़ा हमला इजरायल की ओर से, जिसमें हमास का दावा कि हॉस्पिटल को टारगेट किया गया है इस बार। गाजा के भीतर बैप्टिस्ट अस्पताल, जिसमें 500 लोगों के मौत का दावा हमास की ओर से किया जा रहा है। जंग के बीच ये बड़ी संख्या, ये बड़ा आंकड़ा, अस्पताल को टारगेट करके 500 लोगों के मौत का दावा हमास की ओर से किया जा रहा है। हम सीधे वॉर जोन का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार वहां से तस्वीरों के साथ, अपडेट्स के साथ। अभिषेक उपाध्याय तेल अवीव से हैं और तेल अवीव से ही आशीष सिंह भी हैं। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से हमास ने ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है, बहुत बड़ा दावा किया है, हॉस्पिटल को टारगेट किया गया है और 500 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हमास की ओर से और जो फिलिस्तीन की ओर से, दोनों ही ओर से ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए, वाफा जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है फिलिस्तीन की, उसकी अगर आप रिपोर्ट पे यकीन करेंगी तो वो डेली यही बता रहे हैं कि अस्पताल को टारगेट किया जा रहा है। उसमें एक बड़ा कैच ये है कि उनसे ये भी कहा गया था कि अस्पताल खाली करने के लिए, लेकिन अस्पताल खाली नहीं किए गए हैं। वहाँ भी जो इजराइल के जो सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है कि इन अस्पतालों का, ये जो रिहायशी इमारतें हैं, इन सब का इस्तेमाल जो आतंकी हैं वो आतंकी अपने हाइडआउट्स के लिए कर रहे हैं और एज ए ह्यूमन शील्ड इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इनको खाली करने के लिए कहा गया है। और दूसरी ओर जो फिलिस्तीनी एजेंसी हैं, हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव, उनका कहना है कि लगातार इजराइल उस पर अटैक कर रहा है और उसमें मौत हो रही है। इस बीच में अहम बात ये भी हमें समझनी होगी कि इजराइल की ओर से जो वार्निंग दी गई थी, वो 3 वार्निंग की एक्सपायर हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तरी गाजा से छोड़ करके और ये जो गाजा के रहने वाले हैं वो चले जाएं, दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं, राफे की ओर चले जाएं, राफा जो मिस्र की क्रॉसिंग है उधर चले जाएं, खान यूनुस की ओर चले जाएं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और इस बीच में सबसे अहम बात है वो है सिविलियंस की मौत। वो एक बड़ा सवाल बनी हुई है और यहाँ पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने पर जो बातचीत होगी वहाँ भी ये मुद्दा रहेगा और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और उसी रास्ते से जुड़ा हुआ हमास पर फाइनल स्ट्राइक का भी रास्ता होगा। जी बिल्कुल, आशीष का रुख करेंगे। आशीष, जिस तरीके से इस अटैक का दावा हमास कर रहा है कि 500 लोगों की मौत हुई है, ऐसे में किस तरीके की चुनौतियां हैं? अगर अटैक हो रहा है, सिविलियन कौन है, मिलिटेंट कौन है, और अस्पताल को किस तरीके से टारगेट करना है, नहीं कर रहा है, किस तरीके का इनपुट है? देखिए, वो चुनौती अब इजरायली फोर्सेस के लिए नहीं रही है ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह है, देखिए, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या फिर अस्पताल हों, यहाँ पर पूरी तरह से जो सुरंगों का जाल बिछा हुआ है ना, गाज़ा पट्टी से लेके इजराइल तक, जो इन सुरंगों के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, वो कई जगहों पर स्कूल्स और अस्पतालों के या तो अंदर से हैं या तो ठीक उसके बगल से हैं। अब ये इसलिए हमास ने किया हुआ है क्योंकि स्कूल और अस्पताल एक शील्ड के तौर पर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इजरायली सेना को किसी भी स्कूल पर या फिर अस्पताल पर बम गिराने से पहले, कोई कार्रवाई करने से पहले और 10 बार सोचना पड़ेगा। और यही वजह है कि एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इन सुरंगों की, जो कि गाज़ा पट्टी से लेके इजराइल गाज़ा बॉर्डर तक आती हैं, ऐसी सैकड़ों सुरंगें हैं जो कि हमास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है और सबसे बड़े सरदर्द में से एक है इजरायली फोर्सेस के लिए। इनके एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट स्कूल और जो अस्पताल हैं उनके आसपास में। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो इजरायली फोर्सेस हैं, कोलैटरल डैमेज, अगर हम नागरिकों की मौत की बात करें विशेष तौर पर फिलिस्तीन में, तो वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, नो डाउट। और इसी वजह से 11 दिन
दिन हो गए हैं, 12वां दिन कल शुरू होगा इस पूरी तैयारी का, लेकिन अभी भी वो आगे बढ़ नहीं पाए हैं। वो इसी वजह से क्योंकि कई नागरिकों की मौत हो रही है और जो गाज़ा पट्टी को खाली करने वाली बात है वो हो नहीं पा रही है। केवल और केवल विदेशी नागरिकों के लिए इजिप्ट ने दरवाजे खोले हैं, लेकिन जो लाखों की तादाद में फ़िलिस्तीन के नागरिक हैं उन्हें बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ दर्शकों को ये भी याद दिला दूँ कि जो इजरायली फोर्सेस हैं वो दावा करती हैं कि उनके पास प्रिसीशन पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले जो मिसाइल्स और जो उनका गोला बारूद है वो बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाला है। यानी कि आप अगर एक इमारत को गिराना चाहें, अगर आप केवल एक कार को हिट करना चाहें तो उतने ही एरिया में वो उसका इम्पैक्ट होगा, बजाय इसके कि कोई बड़ी मिसाइल हो और बहुत ज़्यादा आसपास के 5-7 बिल्डिंग्स तबाह हो जाए। ये हमने जो ड्रोन फुटेजेस आ रहे हैं इजरायली फोर्सेस की तरफ से अटैक के, वो उसमें भी हमें देखने मिल रहा है कि एक अगर बिल्डिंग को उन्हें टारगेट करना है, अगर हमास के ठिकाने होने का, हमास के आतंकी होने का, तो केवल और केवल उसी बिल्डिंग को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इसकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर 50, 100 और 500 इस तरह से अटैक किए जा रहे हैं और हज़ारों किलो में अगर पूरे गोला बारूद बरसाए जा रहे हैं तो नो डाउट कि बहुत ज़्यादा नागरिकों का नुकसान है, नागरिकों के जान माल का नुकसान है। खाली करने के बावजूद भी क्या 6 लाख लोगों का मूव कर पाना इतना आसान है? इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, इजरायल से बड़ी खबर है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। वॉर कैबिनेट की बैठक की शुरुआत की यह खबर मिल रही है। वॉर कैबिनेट बाकायदा हर एक पल की अपडेट के साथ मौजूद, और फिलहाल जानकारी यह है कि थोड़ी ही देर में यह बैठक होने वाली है। अब इस बैठक से क्या फैसला लिया जाएगा, अब इस बैठक में किस तरीके की मंत्रणा होनी है, किस तरीके से इस बैठक से जुड़ी जानकारी आ रही है, हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक का। अभिषेक, जरा बताएं कि इस बैठक में क्या होने वाला है, इसे लेकर के कुछ इनपुट हो तो दर्शकों से साझा कीजिए। सबसे अहम बात यह है कि जो सिचुएशन है वो डेली बेसिस पर चेंज हो रही, खासतौर पर वार जोन की जो सिचुएशन है और जिस तरह से वहाँ पर मोबिलाइजेशन है फोर्सेस का गाज़ा बॉर्डर पर, उसमें एक ही चीज़ है कि उनको अब अगला जो नेक्स्ट मूव है वो उनको कब वहाँ पर शुरू करना है। और उसके पहले डेली, मैंने आपको बताया कि डेली जो अपडेट आ रहे हैं गाज़ा के भीतर से, उससे उनको आइडिया मिल रहा है और उनका सर्विलांस सिस्टम जो इजराइल का है वो उसकी निगरानी भी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई भी कर रहे हैं कि वहाँ कितने लोग रह गए हैं और वहाँ पर जो हमास के हाइडआउट्स हैं उसको किस हद तक वो अब अटैक कर सकते हैं और उनकी वहाँ पर जिसे कह रहे हैं कि फाइनल असॉल्ट, यानी कि गाज़ा के भीतर घुसने की जो तैयारी है वो तैयारी कितनी पुख्ता है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो वॉर कैबिनेट का सीधा सा जो मतलब है वो यही है कि वो इसको लेकर के वो डेली वो अपडेट्स वो शेयर होते हैं और साथ में वो ये देखते हैं कि हम अब जो उनका फाइनल लक्ष्य है उस दिशा में कितने आगे बढ़ चुके हैं और फाइनल डिसीजन के लिए कब तक तैयार हैं। उसमें डिप्लोमेसी का भी लेवल होता है, वो भी एक चर्चा का हिस्सा होता है। तो आप इसका लब्बो-लुआब ये समझिए कि जो फाइनल स्ट्राइक इजराइल को करनी है, जिसकी वो बाकायदा कस्में खा रहा है, उसकी रूपरेखा तय करने के लिए ये वॉर कैबिनेट है। जी बिल्कुल अभिषेक, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताएं। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह बड़े हमले की तैयारी में है, इजराइल से बड़े युद्ध की तैयारी में हिजबुल्लाह, ये बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए, हिजबुल्लाह की एक्टिविटी और सक्रियता इस वक्त इशारा इस तरफ है कि इजराइल में बड़े युद्ध की तैयारी में हिजबुल्लाह है। यह भी बड़ी चुनौती, बड़ा सिरदर्द, और सीधा रुख करेंगे आशीष का, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। हिजबुल्लाह किस तरीके का चैलेंज है और इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जा रहा है? आशीष, सबसे बड़ा चैलेंज अगर आप देखेंगे इजरायली फोर्सेस की पॉइंट ऑफ व्यू तो हिजबुल्लाह एक नया फ्रंट जो कि ऑलरेडी वो इशारे कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, एक नया फ्रंट खोलकर एंगेज कर सकता है। जो हम भारत के लिए बोलते हैं ना, पाकिस्तान और चीन, एक 2 फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन, वो इजराइल के लिए पैदा कर सकता है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों के साथ में एक साथ में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को डील करना पड़ेगा। और यही एक सबसे बड़े कारणों में से एक है कि इजरायली फोर्सेस को न केवल गाज़ा पट्टी की तरफ, जो कि वो कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, 400-450
स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। लेकिन हमास के साथ साथ अगर हिजबुल्लाह वाला फ्रंट पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, वो अभी पार्शली एक्टिव है, वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, अगर वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाए जितना हमास के साथ एक्टिव है, तब फिर इजरायली फोर्सेस के लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, हिजबुल्लाह को जिस तरह से ईरान से समर्थन मिलता है, हिजबुल्लाह के पास गाइडेड मिसाइल्स हैं, हमास की तरह अनगाइडेड रॉकेट्स नहीं हैं, तो यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इजरायली फोर्सेस को और इजरायली नागरिकों को कर सकता है। और ये इन रॉकेट्स की, उनके जो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, उनकी संख्या लाख के ऊपर है, और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हिजबुल्लाह इजरायली फोर्सेस को पहुंचा सकता है, विशेष तौर पर तब जब ईरान उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। न केवल आप ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू बोलिए, ना केवल आप पैसे के लिए बोलिए, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिटिकल सपोर्ट और प्रेशर की बात होती है, उसमें भी ईरान बहुत ज़्यादा हिजबुल्लाह का एक तरह से प्रॉक्सी है, एक तरह से फ्रंट है। और यही वजह है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज़्यादा टू फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन ना पैदा हो, और इसके लिए उन्हें अमेरिका की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, और यूएसएस आइजनहावर, ये दोनों के दोनों इजराइल के पास मेडिटेरियन सी में डिप्लॉय हो चुके हैं। टू फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन अगर इजराइल की हो गई तो उन्हें बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, विशेष तौर पर तब जब अमेरिका एक्टिवली और डायरेक्टली ऑन ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तब। बिल्कुल, दोहरे मोर्चे का ये संघर्ष काफी एनर्जी, टाइम, सब कुछ कंज्यूम करेगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली एनएसए का एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान हिजबुल्लाह शामिल हुए तो यूएस भी आएगा, यानी इन्वॉल्वमेंट होगी। अमेरिका भी जंग में शामिल हो सकता है, एनएसए का दावा किया गया है। अगर ईरान हिजबुल्लाह ने इस युद्ध में कदम रखा, जो कि सूत्रों के हवाले से स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका भी इस जंग में शामिल होगा, पार्टिसिपेट करेगा। ये कहना है इजरायली एनएसए का। ये बड़ा बयान है। अभिषेक का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसके मायने कि अभिषेक, अभी आशीष बता रहे थे कि टू फ्रंट वॉर हो सकती है, जहां पर दो तरीके से, दो तरफ से लड़ाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर अमेरिका का भी आना होता है तो कितने फ्रंट और किस तरीके की कंडीशन को एंटिसिपेट कर पा रहे हैं हम? टू फ्रंट वार की तो बात जो है वो बहुत ही हद तक यहाँ पर रियलिटी दिख रही है, और इसलिए दिख रही है क्योंकि हिजबुल्लाह वाकई काफ़ी एक्टिव है, और इस समय इजराइल की ओर से भी नॉर्दर्न फ्रंट पे जो डिप्लॉयमेंट तैनात किया गया है वो देख करके लग रहा है कि उनको भी इस बात का अंदेशा है। लेकिन आप अगर इतिहास इजराइल का देखेंगी तो 1967 के जो 6 डे का वॉर हुआ था उसकी आप याद कीजिए, जिस तरह से जॉर्डन, ईरान, माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, ये तमाम देश जिस तरह से इजराइल से बड़े थे उस 6 दिन के वॉर में, तो ये पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ पर पहले भी इजराइल को कई फ्रंट्स पे लड़ना पड़ा है, लेकिन स्थितियां बदलती हैं, और अब इन बदली हुई स्थितियों में ईरान जो है एक बड़ी चुनौती बन चुका है, खासतौर पे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको देखते हुए। तो इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका जो है वो इजराइल के पास एक गारंटी की तरह से है कि इस वार को अगर मल्टी फ्रंट पे ये जाता है या टू फ्रंट पे जाता है तो इजराइल को अकेले नहीं इसको टैकल करना होगा। अमेरिका उसके लिए, आप यूँ समझ सकती हैं जैसे कि हम साधारण भाषा में कहते हैं कि एक तरह की गारंटी होती है, एक तरह की जो विश्वसनीयता होती है, वही अमेरिका का किरदार है। और अमेरिका के भी अपने हित हैं, ये समझना होगा हमको। ईरान अगर किसी भी तरह से हावी होता है तो ये अमेरिका के लिए, मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के हित हैं उसके लिए खासा नुकसानदायक होगा। बिल्कुल, और आशीष से भी समझते हैं कि ये वर्चस्व की लड़ाई ना हो जाए, जहां पर जिस जगह पर आप खड़े हैं उस देश के और उस देश की सीमाओं से लगती हुई लड़ाई तो है। इसके अलावा कल जो बाइडेन आ रहे हैं, इसे लेकर के किस तरीके से सिचुएशन चेंज हो सकती है आशीष? देखिए, जो दिशा है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, और यही बात इंश्योर करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन आ रहे हैं। जब यूएस एयरफोर्स 1 लैंड करेगा टेल अवीव में यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। और ये भूमिका पहले बनी हुई है, भूमिका दो लोगों ने बनाई, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, विदेश मंत्री जो 2 बार आ चुके हैं हफ्ते भर के अंदर में। इन दोनों लोगों के
3 विजिट्स हो गए हैं कुल, और उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं। ये मिडल ईस्ट के बाकी देशों को, विशेष तौर पर ईरान और हिजबुल्लाह की जो हम बात कर रहे थे, इसके अलावा बाकी देशों को, जो कि इस पूरे युद्ध को अगर इजराइल और हमास के आगे बढ़ाना चाहेंगे, उनके लिए एक डायरेक्ट मैसेज है। और इसी वजह से अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी डिप्लॉय किया है। यूके का भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ यहाँ पर आ रहा है। ये जब तक डेटरेंस जिसे कहते हैं ना, कि जब तक ये डर नहीं दिखाया जाएगा कि अगर हमास और इजराइल के बीच में कोई और तीसरा यहाँ पर इस युद्ध को बढ़ाने या फिर उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, तब अमेरिका डायरेक्टली एंट्री करेगा। और ये डर जब तक बना रहेगा बाकी सभी देशों को, जो कि तीसरे हमास और इजराइल के बीच में एक थर्ड कंट्री या थर्ड ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, तब तक अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। एक क्विक पॉइंट बताना चाहूँगा दर्शकों को। देखिए, ये रशिया यूक्रेन वॉर जैसा नहीं है, ये किसी देश के साथ डायरेक्टली लड़ाई नहीं है। इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन नहीं हो रहा है, इजराइल वर्सेस इजिप्ट नहीं हो रहा है, इजराइल वर्सेस लेबनान या इजराइल वर्सेस ईरान नहीं हो रहा है। इजराइल की लड़ाई उन 2 आतंकी संगठनों के साथ हो रही है। बिल्कुल और यही आशीष, इस चीज को बिल्कुल अभिषेक, और कुल मिलाकर के कल की एक विजिट के बाद बहुत सारी चीजें क्या सिंबॉलिक होंगी या उसे एक्शन फॉर्म में चेंज करने की कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जो जमीन पर दिखाई देगी, ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहें, वॉर जोन पर हमारी नजर बनी हुई है और दर्शक भी हमारे साथ बने रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।